खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बात होगी भीड़ की मेंटालिटी की, जो ऐसा लगता है कि हमारे देश के कानून पर हावी होती जा रही है। हापुड़ के पिलखुआ में 3 दिन पहले गौकशी के शक में 2 लोगों की पिटाई और पुलिस वालों की मौजूदगी में अधमरी हालत में एक शख्स को लटका कर ले जाने का फोटो और पिटाई के बाद का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस महकमा सख्ते में आ गया है। तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने बाकायदा माफी मांग ली है और इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए गए। इस हमले में एक शख्स कासिम की मौत हो गई और दूसरा समीउद्दीन सीरियस हालत में है। कासिम के घर वालों का आरोप है कि पुलिस कासिम के मर्डर के आरोपियों को बचाने की कोशिश में है और इसे रोड रेज का मामला बता रही है, जो कि पिलखुआ जैसी छोटी जगह पर मुमकिन नहीं। उधर भोपाल में 60 साल के बुजुर्ग दलित किसान किशोरी लाल को दबंगों ने उनकी जोहजा के सामने जिंदा जलाकर मार डाला। दरअसल साल 2000 में इस किसान को सरकार से 3.5 एकड़ जमीन पट्टे पर मिली थी, लेकिन गांव के दबंग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दबंगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर इंसानियत को तार तार करता यह भीड़ तंत्र शर्म से देश की आंखें झुका रहा है। बड़ा सवाल यह है कि यहां देश का कानून चल रहा है या भीड़ का? भीड़ के हाथों इंसाफ क्यों और इंसाफ कैसा? इसी पर होगी आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ गांव में मोहम्मद कासिम और 60 साल के एक बुजुर्ग समीउद्दीन को भीड़ ने गाय चुराकर गौकशी के नाम पर इतनी बुरी तरह पीटा कि अस्पताल पहुंचने तक मोहम्मद कासिम की मौत हो गई, जबकि जख्मी समीउद्दीन जेरे इलाज हैं। सोशल मीडिया पर इंसानियत सोज वाक़े को कई लोगों ने शेयर किया है। बताया जाता है कि महलूक के खेत में एक गाय और उसका बछड़ा घुस गया था। वो गाय और बछड़े को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि कासिम ने गाय को मार डाला है। फिर क्या था, भीड़ जमा हुई और कासिम को खूब पीटा। यही नहीं, उसे जानवरों की तरह घसीटा भी गया। ये और भी अफसोसनाक है कि जब उन्हें घसीटा जा रहा था उस वक्त पुलिस भी भीड़ के साथ चल रही थी। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस की बेहिसी पर पुलिस ने माफी मांगी और 3 पुलिस अहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस मामले पर सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। बीजेपी लीडर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके पुलिस का दिफा किया है। दूसरी जानिब भोपाल के करीब एक गांव में 4 दबंगों ने एक 70 साल के दलित किसान को जिंदा जला डाला। 90% तक झुलस चुके किसान को फौरी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन किसान ने दम तोड़ दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया बैरसिया तहसील के पारसूरिया घाट खीड़ी गांव का है। किसान किशोरी लाल जाटव का कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपने पट्टे की जमीन को जोत रहे दबंगों की मुखालफत की थी। पिताजी खेत पर गए थे, उनको पकड़ कर आग लगा दी। कौन ने लगा दी? तीरन सिंह ने। अकेले तीरन सिंह ने? तीरन सिंह ने नहीं, प्रकाश ने पकड़ा है, संजू ने, बलवीर ने और तीरन सिंह ने पेट्रोल डाल कर आग लगा। क्यों लगा दी आग? खेत पे गए थे, फिर मना कर रहे थे जबरदस्त। ऐसी सूरत हाल में सवाल सिस्टम पर ही उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इंसानियत इस तरह शर्मसार होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो भीड़ के हाथों ये कैसा इंसाफ, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर CPI के, हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। आशु मोंगिया, जो कि राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो आज कोलकाता से हमारे साथ इस मुद्दे पर लाइव जुड़ रहे हैं। गुलरेज शेख साहब, जो कि RSS से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन नवीन जिंदल साहब, पहला सवाल आपसे, ये कैसा भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इक्का दुक्का घटनाएं नहीं, लगातार एक पैटर्न हम देख रहे हैं जो देश में नजर आ रहा है कि किसी के बारे में भी कुछ भी अफवाह फैला दो
और उसकी जान ले लो। आज जो है इस पर आप काबू कैसे पाएंगे? समीर भाई, आजकल हर इशू को एक कॉम्युनल रंग दिया जा रहा है। सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन एक कॉम्युनल रंग के साथ जो है विपक्षी पार्टियां उसको पेश करती हैं। हाँ। चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप देख लीजिए। हाँ। और ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। जब अगर कोई टैक्सी वाला किसी को उतार दे और उसको ये कहा जाए कि भाई इसको टैक्सी वाले उतार दे क्योंकि वो मुस्लिम था, लेकिन सबसे पहली बात, जब वो टैक्सी लेता है, ओला का नियम है, उसके पास SMS आता है, नाम भी आता है, कौन बैठ करके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये भी आता है। क्या कारण है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो हो जाता है। टैक्सी वाला ट्विटर पे नहीं है, टैक्सी वाला आज किसी चैनल पे वो बोल रहा था कि लास्ट टाइम जब वो जाकिर नगर गया, वहां पे उसका किराया नहीं दिया गया, मारपीट कर दी गई। और छोड़िए नवीन, उस इंसिडेंट को छोड़िए। टैक्सी वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आज हम उस पर नहीं जा रहे। यहाँ पर एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पहले झारखंड में हुआ, हम सब कुछ छोड़ देंगे, अब हापुड़ में हो गया। मैं वही कह रहा हूं, एक दलित को जिंदा जला दिया गया। हम उसकी बात कर रहे हैं, जान जा रही है लोगों की, भीड़ तंत्र जान ले रहा है। हम किसी के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दो और उसे पीट पीट कर मार डालो, कोई पूछने वाला नहीं है नवीन। ये सब चीज से ये सब चीज ये जुड़ा हुआ है समीर, ये सब चीज से जुड़ा हुआ है भाई। ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। आप कैसे छोड़ देंगे? आप कैसे कहेंगे? आप उसको दलित कहेंगे, हिंदू नहीं कहेंगे, और दूसरे को मुसलमान कहेंगे? ये कौन सी भाषा हुई? आज मीडिया किस प्रकार से पेश कर रहा है? छोड़िए ना हिंदू मुसलमान, एक शख्स की जान गई है, बात कर रहे हैं, उसको हिंदू क्यों नहीं बोलते हैं? एक शख्स की जान जाना इंसानियत का आप ही मसला कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। हिंदू आप दलित कर रहे हैं। आप एक बार दलित बोलते हैं, एक को मुस्लिम बोलते हैं, मुस्लिम में कोई दलित हिंदू और मुस्लिम नहीं करते अलग अलग। ये कौन सी तरीका हुआ? आज जो जान जा रही है उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? उसके पीछे वो लोग जिम्मेदार है जो नफरत का जहर बुला रहे हैं और हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर कोई पासपोर्ट भी पूछ ले तो उसको हिंदू मुस्लिम कर सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने आ जाते हैं, विपक्षी दल के, कि ये जो नवीन, ये सब आप लोग काउंट कीजिए, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने दलितों को जलाया गया, ये सब आप लोग काउंट कीजिए। असल में इंसानियत मर रही है, भीड़ तंत्र हावी हो रहा है। आसाम में एक मुंबई का साउंड इंजीनियर जाता है अपने फ्रेंड के साथ घूमने और उसको बच्चा चोर बताकर बच्चा चोर की अफवाह फैलाई जाती है और उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। कौन सा मजहब था उसका? आपको बाकी सबकी बात कर रहे हैं हम। आपको मजहब की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में कौन सा मजहब है? केरला में कौन सा मजहब है? आप किसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए। और यही कारण है कि जब नहीं जोड़ा भाई, हिंदू मुस्लिम का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया। अब आप अगर ये चाहते हैं जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम भी ना बताया जाए तो फिर ये आपकी मर्जी है, आप ना बोला कीजिए नाम। एक इंसान के मरने पर तो बात हम कर सकते हैं इस देश में, या हिंदू मुसलमान के तराजू में हर किसी चीज को तौला जाएगा भाई? रोहित जी, यही बात रोहित समीर भाई, यही रोहित मोमेला पर बोला गया था, कहीं दूर मत जाइए। उसके अंदर भी यही बोला गया था कि एक दलित को मार दिया सब लोगों ने मिलकर के, और बाद में पता चला कि कौन लोग उसके पीछे थे। आज चैनल पे कोई भी आदमी कुछ ही बोल करके जाता है। ठीक है, अरे आपको आगे बढ़ाने घटाने की बातें मत चाहिए आपको। अरे ठीक है नवीन, आप अपने सर से बात करेंगे। नवीन, मैं थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में इस चीज को देख रहा हूं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। इस भीड़ तंत्र पर हमको जल्द से जल्द काबू पाना होगा, वरना आज कासिम है, कहीं कोई और है, कहीं कोई और भी हो सकता है। उसके लिए पॉलिटिकल मोहम्मद अली खान साहब होना चाहिए। मोहम्मद अली खान साहब एकदम निकल करके क्या वजह है इसकी कि इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अब्बास साहब। और मुझे हैरानगी ये हो रही है, नवीन जी मेरी बात सुनिए गौर से। नवीन जी, मैं उम्मीद रख रहा था कि जब आप इस चैनल पे बात अपनी रखेंगे, सबसे पहले तो आप निंदा करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि सरकार जो है इन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएगी। मगर आप आ गए बहानेबाजी करने। आप हम बात कर रहे हैं इसकी, आप बात कर रहे हैं भैया देखो उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। अरे जनाब, आप लोग सरकार में, आपको अंदाजा है इसका क्या मतलब होता है? जब हम लोग सरकार में थे तो हम लोग बात करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, देश को आगे ले जाने की, आर्थिक व्यवस्था की। आज बातें होती है जिना की, औरंगजेब की, ये धर्म की राजनीति तो आई है आप लोगों के बाद।
आपके ये हमारा इमेजिनेशन था, हम लोग क्या दिल से बात बनाइए कि जब एक कोई जब पहली बार ये हादसा हुआ तो जिन्ना की तस्वीर कहां लगी है, कहां नहीं लगी है, औरंगजेब ने क्या किया क्या नहीं किया, मुगल आए थे तो उन्होंने क्या कर दिया, कितने धर्म परिवर्तन करा दिए, वास्ता ही नहीं रखता देश इससे, तिरंगा बातों से, फिजूल की बातें, ये हम लोगों के असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप बताइए मुझे आपकी सरकार की क्या पॉलिसी? मोदी जी आते साल में 1-2 बार बयान दे देते, मगर या तो अरे रुकिए एक एक करके थोड़ा सा इंतजार कीजिए, परेशान करने वाली होती है तो हमने कभी राजनीतिकरण नहीं किया, ये लोग राजनीतिकरण कर रहे गुलरेज ऐसे बीच में ना बोलिए ना, गुलरेज बीच में ना बोले, इस प्रकार के बीच में ना बोले, राजनीतिकरण कर रहे हैं, बीच में ना बोले जी। मोहम्मद अली खान साहब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद गुलरेज मैं आऊंगा आपके पास, सवाल पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा ना जी। मोहम्मद अली थोड़ा डिले है, हाँ मैं ठीक करवाता हूं, आप अपना जवाब कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं ठीक करवा दूं जी। जी बात साहब, मैं उम्मीद रखता हूं मुझे से पूछ रहे हैं जी अब्बास साहब। जी 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 बोलिए बोलिए, कनेक्शन चला गया फिर से। चलिए मोहम्मद अली खान साहब से लगता है हमारा कांटेक्ट टूट गया है। अरविंद वाजपेयी साहब, दिक्कत कहां पर है? क्यों इस तरह का जो भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है इस देश में, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, उस पर काबू नहीं हो पा रहा है, क्यों? देखिए इसमें दिक्कत 2 तरह की दिक्कतें हैं। हाँ। एक तो सवाल है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अगर ठीक से काम करे तो कानून इसके लिए है कि अगर आप र्यूमर्स फैलाएंगे तो सेक्शन 505 में आपको 7 साल की सजा है। तीसरा ये है कि अगर मॉब मेंटेलिटी के द्वारा किसी आदमी की डेथ होती है, कोई शारीरिक नुकसान होता है, तो उसके लिए भी कानून है। हाँ। लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन किसने करना है? वो पुलिस वालों ने करना है। पुलिस वाले इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। वो जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, हर स्टेट का जो मुखिया होता है, उसमें जो हाई पोस्ट अपॉइंटमेंट्स होती है वो उनके माध्यम से होती है। और अभी आपने देखा नवीन ने बात को कहां से कहां ले जाके पहुंचा दिया, या मोहम्मद अली खान साहब ने भी कहां से कहां ले गए। मतलब हर मुद्दे से राजनीति जोड़ना चाह रहे हैं, यही तो इंसानियत के नाम पे जो मुद्दा है। गर्क हो रहा है। तो इसी कंट्री देखिए, ये कंट्री कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। हाँ। कुछ मुद्दे तो छोड़िए जहां राजनीति ना हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा है, चाहे हापुड़ की डेथ का मुद्दा है, हर जगह राजनीति कर रहे हैं और हर पार्टी राजनीति कर रही है। देखिए इसको बड़ा गंभीरता से लेना होगा। समाज को सही सभ्य तरीके से चलाना है तो कानून को अपना काम करना होगा, और जो कानून में काम नहीं करेगा ढंग से, उसके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए। हाँ। और एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए। ये पुलिस वालों की इंक्वायरी होगी, क्या इंक्वायरी होगी इसमें? इंक्वायरी व्हाई नॉट इन 24 डेज, 24 आवर्स में इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर से क्या होगा? तो अभी 3 महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे। हाँ। देखिए राजनीति करिए, डेवलपमेंट पे राजनीति करिए, रिलीजन पे राजनीति, लेकिन इंसानियत पे राजनीति थोड़ी होगी। दिस एक्शन मस्ट बी कंडेम्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी हम पैनल यहाँ डिबेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी जैदी साहब होंगे, ये अपनी राजनीति शुरू कर देंगे, ये कहेंगे जी कांग्रेस वालों ने ये किया, इन्होंने ये किया, लेकिन जो मुद्दा है उसको गौन कर देंगे। तो इसको हमारा जैदी भाई किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि अगर हापुड़ वाले इंसिडेंट की हम बात करें, जो अजीबोगरीब एक तस्वीर नजर आई थी, जो डराती भी है और यह भी दिखाती है कि हमारा सिस्टम किस तरह से सड़ चुका है। सीधे सीधे यही अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस ने उस पर माफी मांगी। एक शख्स जिसे पीटा गया है, जो बुरी तरह से घायल है, उसको उठाने के लिए जब पुलिस वाले आते हैं तो एम्बुलेंस नहीं होती, वो फोन करते रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती। यूपी पुलिस ने बाकायदा अपॉलॉजी की है, इस पर माफी मांगी उन्होंने कि ऐसा हुआ। आप इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर कितनी डराती है। 4 लोग एक शख्स को जो बुरी तरह से घायल है, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने पैर पकड़ा हुआ है, और उसको लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं है, डायल 100 वाली गाड़ी में ही उसको लेकर जाया जा रहा है। और यही हुआ कि वो अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है सर? देखिए ये तो उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो गई या किसी ने इसे इसकी फ़ोटो खींच ली। अगर ये ना होता तो इससे भी ज़्यादा भयानक व्यवहार वहाँ नज़र आता है पुलिस का। मैं एक दोहरे मापदंड का एक चरित्र दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात पे होगा। दोहरा मापदंड हमारा कितना है? हम अमेरिका से ये प्रार्थना करते हैं कि हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करो।
हम भी कहते हैं कि आतंकवादी हो ना ना, अमेरिका अगर प्रमाण पत्र दे देगा तो मजबूती से हम कह सकते हैं ये आतंकवादी है। वही अमेरिका, वो CIA ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 संगठन आतंकवादी हो हैं, गई आपकी राजनीति शुरू। VHP और बजरंग दल, और RSS को राष्ट्रवादी बताता है। तो अब RSS और BJP वालों को ये सोचना है कि इनसे संबंध विच्छेद करते या नहीं करते। पिछले 3 सालों से एक काम हो रहा है, जो दलितों और मुसलमानों की हत्या करे, जो दलितों और मुसलमानों की हत्या करे उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। और फिर उनके जनाजों की जो बेहुरमती करे, पुलिस जो बेहुरमती करे, उसे हम राजधर्म की श्रेणी में उसके बाद इससे ज्यादा और अटैकिंग मोड में जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। गुलरेज आप भी, इसके बाद गुलरेज आप ही को जवाब देना है क्योंकि VHP और बजरंग दल का जिक्र हो रहा है। जी जैदी भाई कंप्लीट करें। फिर उसके बाद उन जनाजों की जो पुलिस बेहुरमती करती है ना, क्या उसे हम राजधर्म की श्रेणी में रखेंगे? हाँ। ये हो रहा पिछले साल से, वरना तो अब तक इनके ऊपर जो करनी सेना है, लव जिहाद, रामनवमी के दौर में लाखों तलवारें बांटना और नफरत, ये सब उसका हो रहा है। जब हम किसी अपराधी के उसमें पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, उसने कोई हत्या की और उसके अकाउंट में रातों रात लाखों रुपया ट्रांसफर हो जाता है, तो एक प्रोत्साहन मिलता है इस विचारधारा को, और उस विचारधारा को जो परवरिश कर रही है, जहां संरक्षण हो रहा है, वो संरक्षण सत्ता के छत्र छाया में हो रहा है। ठीक है, ये अगर आपका उनसे आरोप है। संबंध विच्छेद करे बीजेपी, तो इनकी औकात नहीं है कि ये हरकतें की जा सके। ठीक है, गुलरेज बताइए इस मानसिकता का क्या जवाब है कि जब किसी की हत्या की जाए अखलाक से शुरू कर लेते हैं, अखलाक के हत्यारों के साथ खड़े होना कुछ लोगों का, VHP बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का खुलेआम सपोर्ट करना हत्यारों को, और अफराजुल तक आ जाइए और अभी भी आ जाइए, अभी भी अगर किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है गौकशी के शक में, तो हत्यारों के साथ खड़े हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नजर आते हैं। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि यह मानसिकता ही जिम्मेदार है? मैं कहता हूं अगर कोई तस्करी कर भी रहा था, गाय की तस्करी कर भी रहा था, तो भी किसी को क्या हक है कानून अपने हाथ में लेने का? इस देश में कानून है ना, यह देश कानून से चल रहा है। जाइए पुलिस में कंप्लेंट कराइए, पुलिस अपना काम करेगी। समीर, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अनइंटरप्टेड मुझे 1.5 मिनट का समय दें, क्योंकि मैंने पुलिस अधिकारियों से भी बात की है जो आपने रिपोर्ट में दिखाया था उन सब विषयों पर। देखिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम ये कहूंगा कि यह राजनीतिक ना होते हुए कानून व्यवस्था का विषय है, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विपक्ष जो है वो राजनीतिकरण किए जा रहा है। पूर्व में भी ऐसे कृत्य होते थे, संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हमने कभी नहीं किया। तो मैं उदाहरण देता हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। 2009 में महाराष्ट्र के भादरा ग्राम में पूरे के पूरे दलित परिवार को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, परेड करवाई गई और उसके बाद पूरे परिवार की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। और उस समय वहां पर महाराष्ट्र में जो सरकार थी हमारी नहीं थी। किधर की बात ले जा रहे हो? आज का जवाब दो। जो वाकया था आज का जवाब दो। हुआ था, समाजवादी पार्टी की तथाकथित सेक्युलरवादियों की सरकार थी वहां उत्तर प्रदेश में। नहीं तो ये कहकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा गुलरेज। और जहां तक कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कानून व्यवस्था उनके राज में खराब रही है, पर क्या आज भी खराब रहेगी? सर आज भी सवाल ना उठाए हम। सर मुझे बोल लेने दे, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। परंतु जब से केंद्र में तथा प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, दिन प्रतिदिन इसकी दर कम हो रही है। एनसीआर के डाटा को आप उठाएं तो वर्ष 2017 में 37 ऐसे कृत्य हुए थे जिनमें दुर्भाग्यवश 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। परंतु 2018 के अर्ध वर्ष में ऐसे 5 कृत्य होते हैं मात्र, और 3 मौतें होती हैं। यद्यपि प्रत्येक मौत जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु रेखा चित्र जो है वो कमी प्रदर्शित कर रहा है। अब आए हम भोपाल वाले वाकये पर। मेरी जो पुलिस के उच्चतम अधिकारियों से बात हुई और आपके शो पर बैठने के कुछ देर पूर्व ही हुई, तो भोपाल में जो ये कृत्य हुआ है दलित भाई के साथ, वो कृत्य करने वालों के ऊपर पुलिस ने 302
447 तथा 434 के अंतर्गत मुकदमा बुक किया और SC/ST एक्ट की धारा 325 तथा धारा 325 का के तहत उनको ऊपर बुक किया और 25 तारीख तक के उनको जनाब ये जेल बता भेज चुके हैं हम दिया अपनी गया स्टोरी है में, न्यायालय के द्वारा। बिल्कुल तो 4 आप क्या लोग गिरफ्तार चाहते हुए हैं हैं, कि हमने अपनी स्टोरी नहीं, में भी बताया है। सर ये बोलने मेरा सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? दबंगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि एक 60 साल के बुजुर्ग किसान को उसके ही खेत में उसकी पत्नी की आंखों के सामने जलाकर मार दिया जाता है? समीर जी आपने बिल्कुल बताया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि 302 के तहत कार्रवाई की है पुलिस ने। क्या आप चाहते हैं कि 302 से ज्यादा भी कुछ हो सकता है हिंदुस्तान में? 302 में अरे हत्या हुई है तो 302 ही लगेगा ना गुलरेज साहब? सजा भी हो सकती है। कानून व्यवस्था, कानून का एक बार बुलंद करना हमारा कार्य हमने किया है। लेकिन दूसरी बात सुनिए आप, एक और चीज जो मीडिया में बात फैलाई जा रही है कि दबंगों ने उस दलित भाई को जलाया, तो दबंग नहीं थे वो एक वो भी ओबीसी वर्ग के लोग थे और इन लोगों के आपस में जो झगड़े थे, जो विवाद थे, वो प्रॉपर्टी को लेके थे। इसमें किसी प्रकार की भी राजनीति नहीं थी। ओबीसी वर्ग के लोगों ने उस दलित की हत्या की, जिनके ओबीसी वर्ग के भी दबंग हो सकते हैं, हमारी ओबीसी वर्ग के भी दबंग हो सकते हैं। आशु मोंगिया राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के प्रेसिडेंट सर आशु, आपको क्या लगता है? मैं आपको एक बात बोलूं, आशु आपको क्या लगता है? हो सकते हैं समीर भाई, पहले मुझे एक चीज, उससे एक समाज विषय आशु आपको क्या लगता है? इस तरह के जो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इससे नहीं समीर भाई, मुझे एक चीज इनसे पूछनी है कि खाली दबंग, इनके हिसाब से दबंग की डेफिनेशन क्या है या दबंग कहां हो सकते हैं? लोग डरने लगे। जो लोग गाय को पालने के लिए या फिर गाय को घर में रखने के लिए लोग खरीदने जाते थे और गाय को लेकर आते थे, उसकी बड़ी हिफाजत से बड़ा ख्याल करके उसको अपने घर में रखते थे, वो लोग भी डरने लगे हैं कि भैया गाय ना रखो, न जाने क्या हो जाएगा, कब कौन सी अफवाह फैल जाए और पीट पीट कर मार दिया जाए। उल्टा असर हो रहा है क्या इसका? समीर भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर में डायरेक्टली पुलिस का फेलियर रहेगा कि अगर पुलिस अपनी जगह पे काम कर रही होती सही ढंग से, तो ये बार बार जो घटनाएं आ रही है मॉब लिंचिंग की, वो घटनाएं क्यों होती? अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पुलिस अगर ईमानदारी से करे। आप यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर में योगी जी के आने के बाद में योगी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, पुलिस अब काम कर रही है, पुलिस का ये है। लेकिन जेन्युइन तौर पे अगर देखें ना, जमीनी स्तर पर अगर चलें, तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने अपना रेट बढ़ा दिया है। जो ट्रक सहारनपुर से एंट्री करके बांग्लादेश के लिए जाता हैगा, वो ट्रकों के रेट बढ़ गए हैं थानों के, चाहे वो मुगलसराय थाना हो चाहे कहीं का थाना हो। जो पहले 100 रुपया लेके पार कराता था वो 500 रुपया हो गया हैगा। पुलिस ने तस्करी कहीं कोई बंद नहीं करी, गलत है टोटल। वहां पर फेलियर हैगा पुलिस डिपार्टमेंट का अपना। और बाद में अगर पुलिस कोई मॉब लिंचिंग की घटना पे ये कह रहे कि जी हम माफी मांगते हैं, यूपी पुलिस ने माफी मांग ली, तो यूपी पुलिस ने क्या एहसान कर दिया? या वो मध्य प्रदेश पुलिस ने अगर 302 का केस दर्ज कर दिया तो वो कोई एहसान है क्या? अभी वो भाई साहब सुना रहे हैं कि 302 दर्ज कर दिया, 302 तो अरे 302 दर्ज कर दिया तो कोई एहसान नहीं है। मर्डर है तो मर्डर के ऊपर 302 ही आएगा। क्या चाहते हैं? 302 में उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं तो पुलिस गोली मार दे, तो पुलिस रिश्वत खाना बंद कर दे, पुलिस रिश्वत खाना बंद कर दे। आज भी समीर भाई, कलकत्ता हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस कोर्ट में यहाँ पे आर्गुमेंट हो रहा था, तब भी यही हो रहा था आर्गुमेंट कि यहाँ पर भी अगर गाय के लिए कोई एफआईआर कराने जाता हैगा तो पुलिस ये कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में तुम्हें बंद कर देंगे। ये तो पुलिस अपनी रिश्वत खाने के लिए काम करती है, चाहे वो यूपी की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, और चाहे वेस्ट बंगाल की हो। और इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सच्चे साफ सुथरे इंसान हैं, आप रहिए सच्चे साफ सुथरे कि पुलिस को सख्त ईमानदारी, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल असली जड़ जो है इस तरह के हादसों की, इस तरह के वाकयों की, मॉब लिंचिंग की, वो करप्शन है, वो करप्शन है, वो रिश्वतखोरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। भीड़ के हाथ में इंसाफ क्यों जा रहा है, इसी मुद्दे पर हो रही है आज बात। कहीं ना जाइएगा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो भीड़ के हाथों इंसाफ क्यों और कैसा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, ये जो यूपी के हापुड़ की घटना है, यूपी पुलिस ने माफी मांग ली है जिस तरह का एक्ट किया गया। मैं आपको एक लाइन पढ़कर बताता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं, और ये तस्वीर जो वायरल हो रही है लगातार, ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची थी और विक्टिम जो था उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें विक्टिम को इस तरह से उठवाना पड़ा। तो आप अंदाजा लगाइए उन हालात का कि एक शख्स पहले भीड़ के हाथों मारा जाता है और उसके बाद यूपी के मौजूदा सिस्टम की तरफ से मारा जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। इस पर हमें बात करनी होगी और इस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे आपके साथ दो बातों का जवाब देना है। पहली बात तो जैदी साहब का जवाब देना, जब मैं बीच में बोल रहा था आपने कहा जब नंबर आएगा तब देना, और एक आपके इस सवाल का भी जवाब देना है। जैदी साहब ने सीआईए की रिपोर्ट का अभी जिक्र किया था और भाजपा संघ के दो संगठनों को बताया था कि वो जो है देश विरोधी हैं। हाँ। जैदी साहब ने उसी सीआईए की रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि पश्चिम बंगाल एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है, ये उसी सीआईए की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये इन्होंने नहीं बताया। इनको वही समझ में आया जिस चश्मे से उसको देखना चाहते थे। क्या अगर सीआईए की रिपोर्ट पे अगर ये विश्वास करते हैं तो ये मानेंगे कि पश्चिम बंगाल जो है क्या इस्लामिक स्टेट बनने वाला है? वैसे तो पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, हालात इन्होंने ऐसे ही पैदा कर दिए जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं आपके, जो आपने कहा ये उत्तर प्रदेश में जो हालात है सिस्टम का, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में आकर के नहीं बनाया। ये विरासत में देखेंगे, इससे बुरी स्थिति देख करके गए। अस्पताल तक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। अस्पताल जो बना, पिछली सरकारों ने अस्पताल के जिनके उद्घाटन किए थे, फोटो खिंचवाने के बाद सामान तक वापस ले गए। अस्पताल के अंदर एक भी सामान नहीं रखा गया। ये हालात दे करके गए हैं। सिस्टम को सुधारने का काम कर रही है। आप किसी भी व्यक्ति को अधमरा करके किसी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में ला करके डाल जाइए और उसके बाद कहिए साहब आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, हॉस्पिटल इस समय आपकी उसमें है देखरेख में, कल से इसको मैराथन में दौड़ाइए। वो नहीं दौड़ सकता। पूरे सिस्टम को कांग्रेस से उसके सहयोगी ने छलनी कर दिया है। अब उसको ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर पर ला करके आप डाल गए और 3-4 साल के अंदर हम उसको मैराथन में, 3-4 साल में मैराथन में नहीं दौड़ा सकते। हमने कहा था 10 से 15 साल लगेंगे और करेंगे, कर रहे हैं। इनको यही आपत्ति कि क्यों कर रहे हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरे देश को छलनी किया है और छलनी करने के बाद वेंटिलेटर में ला करके सरकार में छोड़ करके गए। ठीक है, आज उसको सही करने का काम कर रही है सरकार। इतना छलनी सिस्टम आपने दिया है, आप नवीन कह रहे हैं 5 साल भी नहीं, 10-15 साल तो लगेंगे इसको दुरुस्त करने में। तो मतलब 10-15 साल तक तो हम उम्मीद छोड़ दें, ऐसे ही चलेगा देश। देखिए अब्बास साहब, ठीक कर रहे हैं, उम्मीद छोड़ दीजिए। जो ठीक हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करिए, मेरा ये कहना है। महात्मा गांधी जी का बयान हो गई जी, सुन लीजिए साहब। अरे बात सुनिए मेरी, नवीन जी बात सुनिए मेरी सब्र से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज एक बयान पढ़ा था महात्मा गांधी जी का, जो उन्होंने 1919 में दिया था। उन्होंने बोला था कि इस देश में हम 7 पैदा हुए हैं, 7 मरे हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों से बात कर रहे थे वो, हम 7 पैदा हुए हैं, 7 मरेंगे। और इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई एक समुदाय, कोई एक धर्म के लोग कभी एक दूसरे धर्म के लोगों को पिछड़ा करके दबा के आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उम्मीद रखता हूं आप भी इस बात से सहमत हैं और इससे राजी हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आके, आपके सहयोगी आरएसएस से आके किस बात की दलीलें और हुज्जतें दे रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। आप भी, मैं जानता हूं आपको भी दुख हुआ होगा ये खबर सुन के, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। समीर अब्बास साहब बार बार ये पूछ रहे हैं कि आजकल ये खबरें आमतौर पे क्यों आने लग गई हैं, और ख़ासतौर से एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक पैटर्न उभर के आ रहा है। आप लोग सरकार में हैं, बड़ी उम्मीदों से जनता आपको सरकार में लाई है। आप जब सरकार में होते हैं, आप किसी एक दल के या समुदाय के लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते, आप सबके होते हैं। तो आज आपसे इसी उम्मीद में मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं करता जब आप बोल रहे थे। देखिए हम आपसे इसी उम्मीद में आज आते हैं इन चैनलों के माध्यम से और दर्शकों के सामने बात पेश करते हैं कि आप कोई रास्ता बताइए, आप रास्ता दिखाइए, आप बोलिए। आप तो खड़े कदम उठाइए, 4 साल ये बात दिखाते हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, अरे आप सुनिए ना मेरी बात। अब या तो अगर डिबेट करना है तो डिबेट करिए, अगर आपको बीच में दखलंदाजी करनी है आप बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूँ। ये आरएसएस वालों को तमीज नहीं होती क्या बात करने की? मैं एक बात बोलना चाहता हूं,
देखिए जब ये बोल रहे थे तो किसी ने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया। अब देखिए किसी और की बात सुन के बौखला जाते हैं, इनको इतिहास की कोई समझ नहीं, जानकारी है नहीं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ सैफुद्दीन सोच के व्यक्त कर नवीन साहब, मुझे बस इतनी बात बताइए, 4 साल से हादसे होते आ रहे हैं बार-बार। नवीन जी सुनिए मेरी बात, नवीन जी आप बोल लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी का वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। मोहम्मद अली साहब, हाँ नहीं, दिग्विजय सिंह वो गुलाम नबी, वो विशेषकर गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोच तो इसी बात करते हैं। भाई एक मिनट वो इसीलिए इन लोगों को आरएसएस छत्तीसगढ़ चुका है। एक मिनट, बीजेपी और आरएसएस मिलकर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबा रहे हैं। यहाँ पर भी पूरा देश देख रहा है नवीन जी आपकी बात को, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, क्या बहाने बना रहे हैं आप। मोहम्मद अली खान साहब से सवाल है, उन्हीं को जवाब देने दीजिए ना। किस विचारधारा को आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज, इसमें कोई डाउट है? जी जी खान साहब, आप लोग तो हाफिज सईद की भाषा का उपयोग करते हो। मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ नवीन जी, आप जो यहाँ पे बैठे हुए सफाई दे रहे हैं, ये आरएसएस की जो नन्हे प्रवक्ता आए हैं जो बार बार उछल के अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश करें, इन्हें बताइए कि कहते डिबेट की एक सलाह होती है और एक वो होता है ट्रेडिशन, प्लीज जरा उसकी मर्यादा का पालन कीजिए। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात मेरे भाई, आप मुझे बस इतना बताइए, 4 साल से घटनाएं होती आ रही हैं, आप मुझे इतना बताइए कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं जो ये दोबारा नहीं हो, क्योंकि कल ये खबर फिर होगी, फिर आप और मैं इन चैनलों पे बैठे होंगे, फिर बहस कर रहे होंगे, फिर आप ये दलीलें दे रहे होंगे और आपके आरएसएस के प्रवक्ता बैठे होंगे आपको समर्थन देने के लिए। पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है कि किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। कम से कम अपनी इतनी इज्जत बचा लीजिए, इतिहास आपको याद रखे कि कुछ कर, सिर्फ इस चीजों के लिए इतिहास आपको कि आपने देश को उस नौबत पर पहुंचा दिया कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया और बस सफाइयां देते रहे टीवी चैनल को तोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं आप, यही है कांग्रेस। गुलरेज आप ही लोग बोल लीजिए आज। अरे साहब आज आप ही लोग बोल लीजिए। आज ऐसा करते हैं, सबके माइक ऑफ कर देते हैं, मैं जानता हूं और नवीन कॉम्प्लेक्स है और गुलरेज आप दोनों के माइक अप कर देते हैं। मैं जानता हूं, आप ही लोग बोल लीजिए। ठीक है समीर भाई, मेरा सुन लीजिए, फिर तो अच्छी बात है। मुझे 2 मिनट मिलेंगे कहने के लिए। मेरा कहना है, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इतने देर से किस वक्त जाया होता है इसमें। सुनिए जी, ठीक है, ये लोग और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं साहब। ये लोग कहते हैं कश्मीर को आजाद होना चाहिए। को मैं याद दिलाऊं उनका इतिहास कहते हैं कब उन्होंने कश्मीर के अंदर। अरे साहब आरएसएस का इतिहास याद दिलाऊं आपको, क्या योगदान था आपके आजादी हमने देखा जम्मू कश्मीर में पिछले 3.5 सालों में आपकी सरकार में क्या हुआ, कितने साल लग गए, हम उस पर बात कर चुके हैं। समीर भाई, आज दूसरे मुद्दे पर बात हो रही है, आज उसकी बात करें। आशु मोंगिया बताइए। समीर भाई, ये लोग जो है ऐसे हैं, ठीक है, हर चीज का जिम्मा आशु मोंगिया, नेहरू को दे देते हैं। आशु मोंगिया आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं गोरक्षा के लिए, दिक्कत कहां पर है? सफाइयां नहीं दे सकते ये 1 घंटे के डिबेट पे बैठे भाई, अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा तो दिखाई दे गई कर्नाटका के अंदर में, जब तनवीर हाशमी ने जब बोला कि बकरी ईद पे मैं गाय की कुर्बानी करूंगा, तो वहीं पर ये शिवानंद पाटिल जो मंत्री बैठ के ताड़ियां बजा रहे थे कांग्रेस की विचारधारा तो दिख रही है। कितनी बड़ी विचारधारा है कांग्रेस की, यही तो करवाती है ये आज तक। यही 1966 में गोलियां चलवाई इंदिरा ने, यही सब कुछ किया कांग्रेस ने आज तक किया क्या? और ये मॉब लिंचिंग की घटनाओं के पीछे कांग्रेस का ही काम है। ये सिर्फ इसलिए कि विपक्ष में बैठे हैं, कुछ है नहीं, तो कम से कम ऐसा ही कुछ गंद खोल दो और कुछ नहीं है। जब उनके मंत्री वहां एक मिनट जनाजे में गए, जो ये मॉब लिंचिंग की घटना, भाई साहब ये सिर्फ आप लोग कर रहे हो, ये राहुल जी की बातें मत सुनाओ। राहुल जी ये बात करी होती, उसी समय शिवानंद पाटिल को हटाते पार्टी से। किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं आप? जनता ये बताइए। छुड़वा देगी सरकार 1 साल में। जी। आप लोग जो है या तो बस तय कर लीजिए आप कैसे चाहते हैं इतिहास आपको किस आधार पर, जब ये लोग दिखा रहे हैं, ये लोग हरकतें कर रहे हैं, इनका मंत्री बैठ के ताड़ियां बजा रहा है, जब वहां पर बैठकर जहां पे कर्नाटका के अंदर में गो हत्या बंदी कानून है, उसके बावजूद बकरी ईद पे गाय काटने की धमकी दे रहा है बंदा। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। वो बात गलत थी और रही बात दूसरी, उसके अंदर समीर भाई पेटिशन की कॉपी 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको। जो पेटिशन वहां पर बेंगलोर हाईकोर्ट में भी फाइल करवा रहा हूं मैं, यही तनवीर के लिए, कि तनवीर पीर के लिए, कि उन्होंने कैसे ये चीजें बात बोल रहे हैं। और ये शिवानंद पाटिल जो मंत्री होके ताड़ियां बजा रहा है, एक जिम्मेवार व्यक्ति था,
कांग्रेस का बैठा हुआ सिर्फ ताड़ियां बजाने के लिए थोड़ी ना था कि एक वोट बैंक मैंने देखना है और ताड़ियां बजाऊं। इक्का दुक्का इंसिडेंट का जिक्र मत कीजिए, इक्का दुक्का इंसिडेंट का जिक्र मत कीजिए, मत बनाइए। या ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर बात हो रही है। तो उनको शह भी तो यही लोग कांग्रेस के दे रहे हैं। बात हो रही है, चाहे तनवीर छोटा आदमी हो। मुझे एक बात मैं एक चीज बोलता हूँ, वो वहाँ पर धर्म गुरु है वहाँ के बीजापुर शरीफ के, इसीलिए जो भी चीज है वो है, लेकिन नेताओं की पीछे में बैकअप है, ये नेता ही गिलवा रहे हैं ना। डाउट होगा कि आप किस विचारधारा को डिफेंड कर रहे हैं। समीरा का समय दोगे तो प्रमाणित करूंगा बात को। आरएसएस वो तो ये कांग्रेस का दिख रहा है। रही बात सन 7 नवंबर 1966 में वर्ल्ड जाएगा, इंदिरा गांधी ने दो भक्तों में गोलियां चलवाई, दो रक्षकों में गोलियां चलवाई, लगातार कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं भाई, प्लीज वो कांग्रेस आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, उसके ऐसे बीच में मत बोलिए, आगे बढ़े। मैं आ रहा हूं आपके पास, तब बोल लीजिएगा। गंदी सोची समझी राजनीति। दूसरे मेहमान भी बैठे हैं जी। वाजपेयी साहब दिक्कत क्या है? मतलब एक तो भ्रष्टाचार, करप्शन समझ में आ रहा है। आशु मोंगिया ने कहा कि रिश्वतखोरी एक बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। दूसरी पॉलिटिक्स नजर आ रही कि जमकर पॉलिटिक्स हो रही है, और वो तो सीधे सीधे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, दो बातें बड़ी साफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए। हाँ, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सेवरल कमेटीज ने, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, कम से कम 4 कमेटियों के पुलिस रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट्स आई, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो कांग्रेस जो है अपने हाथ नहीं धो सकती है, हाथ नहीं छोड़ा सकती है। हाँ। कांग्रेस भी उतने ही जिम्मेवार है, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरकार उन लोगों ने चलाई है। लेकिन इससे बीजेपी भी नहीं बच सकती कि आप 4 साल में आपने कहां पहुंचाया। Yes. आपने कहा पुलिस रिफॉर्म्स के लिए काम किया। जवाबदेही तो सरकार मोदी की है जी ना। 24/7 काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। हाँ। आम आदमी की लिंचिंग होती है, इसको दाएं बाएं जाने से काम नहीं चलेगा। गरीब आदमी मारा जाता है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? योगी सरकार आ गई है, योगी जी बड़ा काम कर रहे हैं पुलिस के लिए, लेकिन ये जो घटनाएं हैं इससे अल्टीमेटली परसेप्शन खराब होता है। नहीं तो आपकी पार्टी जो है वो तो दलितों के मुद्दे पर राजनीति करती है। हमारी इन सारे इंसिडेंट्स का आप लोग जिक्र नहीं करते, कुछ हल निकालने की कोशिश नहीं करते। कैबिनेट में सबसे ज्यादा इस तरह के मुद्दे अगर कोई शख्स उठाता है तो उसका नाम है रामविलास पासवान। आपने देखा होगा SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहले हम कोर्ट गए, हमने प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया और उनको सारी पोजीशन बताई। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बताया। ये नहीं कि सरकार चिंतित नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए क्या इमीडिएट प्रभावी कदम हो रहे हैं, नवीन जी बताएंगे उस बारे में। नवीन जी दाएं बाएं जाने से तो काम नहीं चलेगा। ये जैदी साहब भी राजनीति करेंगे, खान साहब भी राजनीति करेंगे। क्या कर रहे हो? नहीं तो आप बताइए ना क्या राजनीति कर क्यों नहीं राजनीति? क्या कर रहे हो? आपने वेस्ट बंगाल में क्या किया बताइए? जब आपका राज था तो वेस्ट बंगाल में दलितों की हो रही, क्या हो रहा है? मुसलमानों वेस्ट बंगाल में आप वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। वो ममता बनर्जी आपके लिए दुर्गा का अवतार थी, आज आपका वध कर रही राक्षस, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको आज वो राक्षस समझ रही है? अरे भाई वो दुर्गा है, आप हम क्या कर सकते हैं? वो तस्वीरें आप देख ही नहीं रहे हैं। आप अपनी बात करते हैं। जैदी भाई, वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान भी लगातार सरकार में रहते हुए इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गौरक्षकों का अगर हम जिक्र करें बहुत कड़ा मैसेज दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं, उसके बावजूद भी रुक क्यों नहीं रहे इस तरह के इंसिडेंट? मुसलमानों पे, दलितों पे अत्याचार इसलिए नहीं रुक रहे कि मुस्लिम और दलित नेता बिके हुए हैं, और ये उसके कारण है। सीखना चाहिए सरदार कौम से। मैं सलूट करता हूं सरदार कौम को। 184 हुआ, भूलने नहीं देती सारी जो सरकार आती है, माफी मांगती आती है, मुआवजा देती आती है, SIT बनाती आती है, एक वो नहीं हो सकता। और ये मुसलमान नेता और दलित नेता, जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है, दलितों वो होता है, उन्हें पेड़ से टांग के मारा जाता है, सड़क पे मारा जाता है, उनके फ्रिज खोल के देखे जाते हैं, तो अपने अपने नेताओं के चप्पलगिरी करते हैं। उस यही जोड़ सकते हैं किसी को। दोनों नेताओं और दोनों कौमों को, दलित और मुस्लिम कौम को, अपने नेताओं का बहिष्कार नहीं जा सकते कि जो नेता दलितों के मुसलमानों पर हुए अत्याचार नहीं बोलेगा, उसका बहिष्कार नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये खुद मुखबरी करते हैं। अगर कोई कसाब वहां जाकर कहां से लाएगा, बरेली से बेचेगा, कहा सहारनपुर में, बिजनौर में, बीच में मुखबरी करेंगे। ये लेके जा रहा है स्लॉटर हाउस से, फिर उसे बीच में मारेंगे, उससे पैसा वसूलेंगे। ये सारे आप जैसे लोग हैं,
ये यहाँ पे जो ये तरह की बातें आपके जो पास ये कौन सा तंत्र है? गौ रक्षक दल के नेता जो बैठे यही मैं कह रहा हूँ, ये सही कह रहे यही मैं कह रहा हूँ। मुसलमानों के साथ अगर आप ये कह देते हैं ना कि भाई ये जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये राशु मोंगिया उन्होंने कहा कांग्रेस जिम्मेदार है, मुस्लिम और दलित नेता जिम्मेदार है, कोई जिम्मेवार नहीं समीर है अब्बास भाई मुस्लिम और दलित नेता जिम्मेदार है। हैं। वो चुप होकर ये बैठे दूध के रहते खुले, हैं और देश दलित को और तोड़ने और मुसलमानों बांटने पे वाले। अत्याचार होता रहता है। कोई सेकुलर गैंग का बैठा रहता है, कोई बीजेपी में बैठा रहता है, हाँ। किसी को बीजेपी में सिरात तो दलितों पे आप लोग करते हो और कोई नहीं गैंग करता। के अंदर हुकूमत रे मिलती है। कम्युनिस्ट ये पार्टी दोनों कितना बोलती जिम्मेदार है? है। बताइए दलित अत्याचार पे कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? बताइए मुस्लिम अत्याचार पे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही दलित और मुस्लिम अत्याचार पे बोलते हैं, चाहे वो रोहित महमूदा का मामला हो या नजीब का मामला हो। ठीक है गुलरेज शेख साहब, ठीक है गुलरेज शेख साहब, आप कह रहे थे मैं कुछ फैक्ट्स लाया हूं, कुछ सबूत लाया हूं। क्या सबूत है, क्या आधार है, कौन लोग हैं इसके पीछे, कैसे लगाम लगाएंगे? आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि आप लोग इस वक्त वो पार्टी, उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो सरकार में, सत्ता में, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे केंद्र की सत्ता। बताइए। देखिए समीर, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं उस पर आऊंगा मैं, और उसके बाद में सबूत बताऊंगा कि कांग्रेस किस प्रकार से गोकशी करती है, वरना हंगामे में कोई बात नहीं हो पाएगी। अभी कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं वो चल जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार को एक सौभाग्य प्राप्त है कि स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार के जो लिंचिंग और इस प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं, किसी सरकार ने ये कोशिश नहीं की कि नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उनका रिकॉर्ड रखे। ये हमारी ही केंद्र की सरकार है जिसने ये बात कही कि एनसीआरबी इस प्रकार के क्राइम्स का रिकॉर्ड रखेगा ताकि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सके। और आप एनसीआरबी का जरा डाटा उठा के देखें तो आप देखेंगे कि वर्ष प्रति वर्ष इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं इनमें डिक्लाइन हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं छोटे भैयों की बात नहीं कर रहा, स्वयं गांधी परिवार के बारे में बोलता हूं कि इन लोगों ने गोकशी का सपोर्ट किया। जब करपात्री महाराज के नेतृत्व में साधु संतों ने गायों को लेकर जो अहिंसक आंदोलन किया था, इंदिरा गांधी ने गायों पे भी और साधुओं पे भी गोलियां चलाई, तो ये लोग तो गोकशी के समर्थक है। तो कांग्रेस वाले, देखिए मैं बड़े उससे कह रहा हूं आपको, नहीं सर आप जल्दी जी आप थोड़ा बोल लेते, मुझे सीपीआई के बारे में बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी के बहरूप ये ही ये सब करवा रहे हैं। नहीं हो रहा है कि एक ऐसी सरकार है जो देश में सुधार काम कर रही है। दूसरी चीज, वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। हाँ, मैं बोलता हूं कि इस देश में केवल पुलिस रिफॉर्म्स की नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी संसद को नहीं चलने दे रही है। रिफॉर्म्स के लिए संसद की पटल पे तो कार्य होना पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद अली खान साहब, जैदी साहब ने जिस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानों की जो हालत है और जो दलितों की हालत है इस देश में इस वक्त, और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम नेता और दलित नेता भी जिम्मेदार है। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? तो ये वैसे कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसका बाइनरी में जवाब नहीं दिया सकता, पर मैं अपने आरएसएस के भाई के एक बात सही करना चाहता हूं। मेरे आरएसएस के भाई ने शुरुआती गलत बयानी से की, बोलेंगे नहीं भाजपा की सरकार मलियाना और हाशिमपुरा पे अगर कांग्रेस के नेता बोलते हैं रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा की स्थापना, मैं क्रिमिनल वकील हूं। सुनिए जनाब, सुनिए जनाब, मैं क्रिमिनल वकील हूं, कांग्रेसी मैं जानता हूं। अरे जैदी साहब जैदी साहब बोल नहीं दीजिए, आपको जो गालियां देनी आप दे दीजिएगा अलग से, मगर मुझे जवाब देने दीजिए। मैं बीच में ना बोले, आपकी बात हो चुकी है। अरे मोहम्मद अली खान साहब मुझे बोलने दीजिए। नवीन एक मिनट, जो है मुसलमानों के साथ नहीं जा सकते। जय साहब, हाँ आरएसएस के भाई सुनिए मेरी बात। समीर भाई मुझे तो बोलने नहीं दे रहे आप, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं आरएसएस के भाई साहब, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि 32 साल पहले, अरे मैं कह रहा हूं कि 32 साल पहले देश में स्थापना हुई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। तो आप प्लीज गलत बयानी ना करें, आपके बाकी सारे बयान को कोई सीरियसली नहीं लेगा। दूसरी बात, देखिए जैदी साहब, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इस प्रकार के जो लिंचिंग के कृत्य होते हैं उसके बारे में जो किसी सरकार ने काम नहीं किया, हमने कहा कि इस प्रकार के जो कृत्य हैं उनका रिकॉर्ड जो देश को आगे ले जाए एनसीआरबी में। अरे भाई साहब सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं तो कोई हस्ताक्षर नहीं करता, जब हम बोलते हैं तो आपकी जान निकल जाती है सुनने के लिए। थोड़ा सब्र रखिए,
मैं इतना कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनिए, सर, जब आप मैं आपको झूठ एक बात बोलते का हैं, एहसास इसलिए दिला जान रहा निकलती नहीं हूं। आप है। जितनी दलीलें हुज्जतें देनी कर लीजिए, आपको मैं समझ रहा हूं आपको अपनी पार्टियों को जाके मुंह दिखाना है, मगर मुझे इतना बताइए, मुझे आश्वासन दीजिए आप और आरएसएस जो सरकार चला रही है आज, कि दोबारा ये हादसा नहीं होगा। ये आपको तो देश से भी बहाने मुझे बनाना पता बंद कीजिए। है। एलजीबी के प्रवक्ता ने एक बात तो सही कही कि आप बताइए कि क्या कदम उठा रहे हैं। 302 लगा दी धारा। अरे भाई, मैं क्रिमिनल वकील हूं, प्रैक्टिस करता हूं मैं इस एरिया में, मुझे बताओ कि ट्रायल में और इन्वेस्टिगेशन में कितनी देर होती है? चार्जशीट फाइल कराओ 4 दिन में और बोलो अपनी पार्टी में कि अगर कोई नेता गलत बयानी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लोगे। अभी बोलो इस चैनल पे, या बता दो, मिसाल दे दो कि पिछले 4 साल में कोई अगर नेता ने समर्थन किया या गलत बयान किया उसके खिलाफ एक्शन लिया है। जवाब दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है और आपकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी सवाल पूछ रही है। अब आपको बताना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। जवाब दीजिए। गुलरेज प्लीज, गुलरेज प्लीज, नवीन को बोलने दें। जी समीर भाई, क्या मुझे बोलूं मैं? समीर भाई, क्या मैं बोलूं? क्या समीर भाई, क्या मेरी आवाज आ रही? मैं बोलूं क्या? बोलिए। मेरे को 2 बातों का जवाब देना है। पहली बात, जदी साहब ने बड़ी गलत बात कही, उसका जवाब देना है, और दूसरा मोहम्मद अली साहब ने जो कहा उसका भी जवाब देना है। मोहम्मद अली साहब सुन लीजिए, पहले आप ही को बताता हूं मैं, आपको कोई सवाल पूछने का हक नहीं है। जो आपके नेता अभी देश को तोड़ने की बात करते हो, जो कहते हो कश्मीर को आजाद कर दिया, आजाद देश बना दीजिए, आप उनको पार्टी में रखते हो और दूसरे को कहते हो कि उनको पार्टी से निकालिए। आप गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हो जो कहता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रही है। आप दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को पार्टी में रखते हो जो कहता है कि देश को आते का चला करेंगे। दूसरी जदी साहब की बात सुन लीजिए। जदी साहब दोबारा नहीं होगा। देश में दलित और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार करके उनके धर्म परिवर्तन नहीं करने समझ रहे हैं आप उनको मत छोड़िए। अपनी जो धूर्त राजनीति से बांटने का काम मत करिए। मुस्लिम कयादत और दलित कयादत जिम्मेदार है, आपको दोष नहीं उसके लिए आप जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है। आप जो है वो किसी भी पार्टी में हो, आपने अगर अत्याचार देश को तोड़ने का काम किया, अभी भी वही कर रहे हैं। यहाँ सबको अपने सिराते मुस्तकिल नजर आएगी। अभी भी कर रहे हैं। गुलरेज साहब आरएसएस के खिलाफ नहीं कह आप भी करने वाले हो, दलितों पर भी आप और कांग्रेस नेता उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, कोई नहीं करता। और जिस दिन ऐसी कयादत डेवलप होगी कम्युनिटी का दूसरा हाथ नजर आप आएगा। कुछ नहीं कर सकते। आशु आप बोंगिया देश को तोड़ने का काम कर सकते हो। बाकी सबका ऑडियो ऑन कीजिए। आशु बोंगिया से लास्ट कमेंट चाहिए मुझे जी। एक मिनट, तो घाट एक मिनट। आशु बोंगिया और मुसलमानों को आशु बोंगिया, हालात कैसे सुधरेंगे? जैदी भाई हो गई आपकी बात। समीर भाई, आशु बोंगिया, समीर भाई, समीर भाई, ये खिचड़ी नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टियों की पकती रहेगी और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। मॉब लिंचिंग का चलता रहेगा जब तक मॉब लिंचिंग वालों पे जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, चाहे वो गाय के नाम पर हो, चाहे वो जमीन के नाम पर हो, चाहे लूटपाट के नाम पर हो, कुछ भी हो। ये मॉब लिंचिंग के लिए जो भी है, जब तक सख्त कानून बनकर और एक्शन नहीं होंगे, कार्यवाहियां नहीं होंगी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी डंडा नहीं चढ़ेगा सरकार की तरफ से, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं सब एक दूसरे से ये नाटकबाजी करते रहेंगे। करना इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग करने वाले होते तो इतनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं ना घट रही होती। और रही बात पुलिस की, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस है, सोशल मीडिया भी बहुत अहम रोल निभा रहा है ईमानदारी के साथ इस बात कि पर उन्होंने भी कितनी जिक्र गाय होना बचा चाहिए लिया, था। कुछ कर वक्त लिया, मेरे पास कुछ खत्म नहीं हो चुका है। बचाया। सोशल मीडिया भी बहुत अहम रोल निभा रहा है। फेक न्यूज का एक नया सा दौर चल पड़ा है। अफवाहों का बाजार सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्म होता है और कहीं ना कहीं उन अफवाहों पर हमें काबू पाना होगा। जो अफवाहबाज लोग हैं, जो इस तरह की बातें फैलाते हैं कि फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, और उसके बाद भीड़ जाकर ऑन द स्पॉट इंसाफ कर देती है जंगल राज के कानून की तरह। इस पैटर्न को हमें बंद करना होगा और इसके लिए सरकारों को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।